नमस्कार साथियों। आजकल परीक्षा में साइंस के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनकी प्रवृत्ति थोड़ी गहरी होती जा रही है। आप साइंस में देखें, कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ज़्यादातर प्रश्नों की प्रवृत्ति एनसीईआरटी 11-12 के कक्षा में जो चैप्टर है उससे रिलेटेड आपको देखने को मिल रहा है। पहले क्या था कि 9th-10th का तो आप एनसीईआरटी पढ़ लें या उस स्तर की जानकारी जान लें या सामान्य ऑब्जेक्टिव प्रश्न जान लें तो आप साइंस के ज़्यादातर प्रश्न को सॉल्व कर पाते थे। अब एनसीईआरटी का युग आया। एनसीईआरटी में भी 11वीं 12वीं के एनसीईआरटी, लेकिन आप देखिए 11वीं 12वीं का एनसीईआरटी कौन पढ़ता है? जो बच्चा इंजीनियरिंग का तैयारी करता है वो पढ़ता है, जो मेडिकल का तैयारी करता है वो पढ़ता है। लेकिन सामान्य जो प्रतियोगिता परीक्षा है, जैसे बीपीएससी की, सिविल सेवा की परीक्षा या और अन्य कोई परीक्षा आप दे रहे हो, तो उसके लिए आप 11-12 के एनसीईआरटी को साइंस सेक्शन वाला पढ़ना और पढ़ के फिर एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना मेरे समझ से हम लोगों के लिए एक चैलेंजिंग काम। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कंसेप्चुअली, मतलब जो कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं, जिन चीज़ों को आपकी समझ आपको आवश्यक है, उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग केमिस्ट्री यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। जैसे कहीं कहीं पर आप देखिएगा कि रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में एक चैप्टर होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीकरण अपकरण। जैसे आपसे पूछ दे कि ये मान लीजिए H2SO4 है, ये सल्फर है, इस सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, इसको आप बताइए। अगर ऐसा पूछ, क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव ही लग रहा है, लेकिन अगर ऐसा पूछ दे तो अगर आपको समझ ना हो कि किसी कंपाउंड के ऑक्सीकरण संख्या के कुल योग का मान 0 होता है, ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन के ऑक्सीकरण संख्या का मान सामान्यतः +1 लेते हैं, ऑक्सीजन का -2 देते हैं। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लें और कैलकुलेट करके हम इसके वैल्यू को बता सकते हैं। तो न्यूमेरिकल तरह के भी प्रश्न, गहरे और समझ के स्तर के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अगर उनको भी आपको हल करना है सरल तरीके से, तो इसी चीज को ध्यान में रख के हम लोग सब्जेक्ट को प्रारंभ कर रहे हैं। उसमें हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। अब केमिस्ट्री की बात करें तो पहले आप कहते हैं कि क्रमबद्ध और प्रमाणिक ज्ञान को विज्ञान करें। साइंस में हम क्या पढ़ते हैं? एक ऐसा ज्ञान जो किसी ऑर्डर में आया और जिसको आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, जिसको प्रमाणित किया जा सकता है, साबित किया जा सकता है, ऐसे ज्ञान को हम लोग विज्ञान यानी साइंस का। नेचुरल साइंस, इसमें एक चीज होता है नेचुरल साइंस और उसका 3 पार्ट है, एक है फिजिक्स, दूसरे को केमिस्ट्री और तीसरे को हम लोग बायोलॉजी का। फिजिक्स कहते हैं आप द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना, यानी प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का जहाँ अध्ययन करते हैं उसको फिजिक्स कहते हैं। और केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें हम लोग किसी मैटर, पदार्थ, उसका संगठन और उसके गुण धर्म से रिलेटेड जो बातें होती हैं, इसका अध्ययन हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं। ध्यान रखिएगा, एक बार सामान्य सा ये क्वेश्चन पूछ दिया था कि बीपीएससी में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो एंटनी वॉन लेबोजियर है। लेबोजियर साहब को, लेबोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। और एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है बर्जिलियस। बर्जिलियस साहब को जो है वो ये फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कार्बनिक रसायन है उसके जो जनक हैं वो बर्जिलियस साहब है। जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो जानेंगे कि बर्जिलियस साहब ने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको लेबोरेटरी में बनाया वो था यूरिया। उसको मतलब सौभाग्यवश उनसे यूरिया का निर्माण हो गया था। वह घटना कुछ इस प्रकार की थी। लेबोजियर साहब, ये बर्जिलियस साहब लेबोरेटरी में कुछ काम कर रहे थे। इन्होंने बहुत समय तक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में बनाने का कोशिश किया, इनसे नहीं बन पाया। एक दिन कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और करते करते वो किसी अन्य काम में व्यस्त हो गए। कुछ समय बाद आके उन्होंने देखा कि उन्होंने एक उजला उजला प्रकार का एक कंपाउंड बन गया है। वो उनको पता था कि ये जो उजला कंपाउंड है ये यूरिया है
NH2CO NH2 इसका फॉर्मूला होता है। तो इस प्रकार सौभाग्यवश पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया की खोज हो गई थी। तो इसलिए बर्जीलियस साहब को हम लोग फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग जानेंगे इनके बारे में। तो सबसे पहले आप जानिए कि केमिस्ट्री क्या है। विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें पदार्थ के संगठन, उसके रासायनिक गुणधर्म, इनका अध्ययन करते हैं हम लोग, उसको केमिस्ट्री। अब इसमें हम लोग सबसे पहले जानते हैं मैटर के बारे में, पदार्थ के बारे में। पदार्थ और इसी में इसका जो स्टेट है, पदार्थ की जो अवस्थाएं, ठीक है। आप कहते हैं एक चीज होता है सॉलिड, दूसरे को कहते लिक्विड, तीसरे को कहते गैस, चौथा स्टेट भी होता उसको हम लोग कहते प्लाज्मा, और आजकल एक पांचवें स्टेट की भी चर्चा की जाती है जिसको बोस-आइंस्टीन कण, बोस-आइंस्टीन पार्टिकल कहते हैं, जिसको आप गॉड पार्टिकल। तो सबसे पहले पदार्थ क्या, ठीक है। आप कहते हैं कि मैटर ऐसा चीज है जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, हमारा जो सेंस ऑर्गन है उसके द्वारा अनुभव करते हैं, ठीक है। पदार्थ क्या है, मैटर क्या है, जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, जो कुछ स्थान क्षेत्र है, मतलब स्पेस एक्वायर करता है। जैसे आपसे कहा जाए कि ये, मान लेते हैं कि ये कोई बॉटल हो, कोई बॉटल, मान लेते हैं कि वो बॉटल में अभी कुछ रखा नहीं। आप सामान्यतः कहते हैं कि एम्प्टी है, खाली है, खाली नहीं होता, उसमें मान लेते हैं हवा भरी है, ठीक है, हवा है। तो पदार्थ क्या होता है, कुछ स्थान क्षेत्र, ठीक है। अगला बात होता है, ये स्पेस एक्वायर करने के साथ साथ ये क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, रुकावट उत्पन्न करता है। और साथ ही साथ कहा जाता है कि अगर ऊर्जा देते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो इसका जो स्टेट होता है, इसकी जो अवस्थाएं होती हैं, उनमें परिवर्तन किया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि पदार्थ क्या है, मैटर क्या है, तो पदार्थ क्या है, जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं, ठीक है, जो स्थान क्षेत्र है, जो अवरोध उत्पन्न करता है, जिसमें जड़ता का गुण पाया जाता है, और जिसे ऊर्जा देकर उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, ऐसे चीज को हम लोग, ऐसे चीजों को हम लोग पदार्थ कहते हैं, यानी मैटर का। ध्यान रखिएगा, पदार्थ के बारे में एक सामान्य सा बात, ठीक है। अब अगर हम पदार्थ की अवस्था की चर्चा, मैटर के स्टेट की बात करें, अवस्था की चर्चा करें, तो पहला होता है, इसको आप कहते हैं सॉलिड, इसको आप ठोस का, ठीक है। ठोस किसको कहेंगे, जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित है। ठोस कहने का मतलब आयतन, आयतन से क्या मतलब होता है, कोई चीज कितना स्पेस एक्वायर कर, वॉल्यूम जिसको कहते, नहीं कहते कि ये बोतल है, इसका वॉल्यूम जो है वो 1000 ml, मतलब उस बोतल में 1000 ml कोई पदार्थ, कोई लिक्विड रखा जाता है। आयतन का मतलब होता है कि कोई किसी चीज का कितना स्थान वो एक्वायर, इस स्पेस में, इस यूनिवर्स में कोई चीज कितना स्थान छेकती है, उसी को उसका वॉल्यूम का, ठीक है। तो सॉलिड का आयतन जो हो गया, उसका जो वॉल्यूम हो गया, वो फिक्स होता है, और इस साथ ही साथ इसका आकार भी निश्चित। आकार का कहने का मतलब उसकी संरचना, ठीक है, जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो, उसको हम लोग सॉलिड कहते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज होता है, उसको कहते हैं लिक्विड, जिसको आप द्रव्य कहते हैं, लिक्विड। इसकी अगर हम बात करें तो इसका आयतन तो निश्चित होता है, आयतन क्या होता है, फिक्स होता है, परंतु इसका आकार, यानी इसका जो साइज होता है, वो अनिश्चित। जैसे मान लीजिए कि 1 लीटर आप मिल्क लेते हैं, इस मिल्क को आप बॉटल में डालेंगे तो बॉटल के शेप में आ जाए। आप किसी और कंटेनर में, किसी और बर्तन में रखें, तो आप जिस बर्तन में रखते हैं उसी के आकार को याद रखें, ठीक है। आप कहें कि एक ऐसा पदार्थ, मतलब एक ऐसी वस्तु है जिसका आयतन फिक्स हो परंतु आकार फिक्स ना हो, आकार अनिश्चित हो,
इसको हम लोग लिक्विड कहते हैं। और अगला चीज हो गया गैस। ठीक है, गैस की बात करें तो इसका न तो आयतन निश्चित होता न ही आकार निश्चित होता। ठीक है, यहाँ पे आयतन और आकार दोनों अनिश्चित है। अब इन तीन चीजों में ये तो सामान्य सा बात है, हम लोग जानते हैं। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो, जो सॉलिड होता है इसके अणु एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं। सॉलिड के जो अणु होते हैं वे, मान लीजिए ये कोई सॉलिड का टुकड़ा है तो इसके अणु एक दूसरे के काफी नजदीक नजदीक होते हैं। और इन अणुओं के बीच जो बल लगता है उसको इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, यानी अंतर आणविक बल कहते हैं। ठोस के अणु एक दूसरे के काफी नजदीक होते और इन अणुओं के बीच लगने वाले बल को हम लोग अंतर आणविक बल कहते हैं, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो चूंकि इसके अणु एक दूसरे के नजदीक होते तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान सबसे अधिक। लिक्विड की बात करें तो इसके अणु एक दूसरे से सॉलिड की तुलना में दूर होते हैं। इसके अणु अगर एक दूसरे से दूर हुए सॉलिड की तुलना में तो इनके बीच लगने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान क्या होगा, सॉलिड की तुलना में जो होगा वो कम होगा। और गैस की बात करें तो गैस के अणु तो एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं, इसलिए इनके बीच लगने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान यानी अंतर आणविक बल का मान जो होगा वो सबसे कम होगा। अगर हम अंतर आणविक बल की बात करें जिसको आप इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, अंतर आणविक बल की बात करें तो ये सबसे अधिक किसमें होगा, सॉलिड में। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में किसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे अधिक होगा, तो सबसे अधिक सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में और सबसे कम क्या होगा, गैस में। ठीक है, अब पदार्थ की, मैटर की अगली अवस्था जिसको आप चौथी अवस्था कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा क्या होता है, पदार्थ की एक ऐसी अवस्था जिसमें पदार्थ आयन के रूप में। अब आयन क्या होता है, तो आप आगे चल के पढ़िएगा कि कोई तत्व है, मान लेते हैं कि ये कोई तत्व है हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, कोई तत्व है, इस तत्व में एक चीज होता है उसको कहते हैं हम लोग प्रोटॉन, जो न्यूक्लियस में होता है। और ये कैसा चार्ज होता है, तो पॉजिटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन जो होता है वो धन आवेशित होता है। जब आप एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, परमाणु संरचना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो परमाणु संरचना से संबंधित विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले कनाद साहब, भारतीय ऋषि कनाद ने बताया कि परमाणु जो है वो अविभाज्य कण। ठीक है, क्या कहा जाता है कि किसी तत्व के सबसे छोटे टुकड़े को परमाणु कहा गया और परमाणु का फर्दर विभाजन नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसा कहा। ठीक है, इसके बाद और सारे वैज्ञानिक आए, एक साहब आए डाल्टन। ठीक है, एक आए थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन साहब आए। उसके बाद एक आए, उनका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आया। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बाद उस मॉडल में जो कुछ विसंगतियां थी उसको दूर करने के लिए एक नया एटॉमिक मॉडल आया जिसको बोर एटॉमिक मॉडल था। नील्स बोर साहब ने जो मॉडल दिया उसको बोर एटॉमिक मॉडल था। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये हम कहें कि अगर ये मान लेते हैं कि हाइड्रोजन है तो इसमें प्रोटॉन एक होता है, इलेक्ट्रॉन भी एक। अब ये आयन में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, तो अगर हम इससे इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो ये H प्लस हो जाए। ठीक है, इसको आयन कहते हैं। हम जानेंगे कि इसको कैटायन कहते हैं, यानी इसको धन आयन कहते हैं। ठीक, या मान लेते हैं कि ये सोडियम, इससे एक इलेक्ट्रॉन को जब हम निकाल देते हैं, निकालते कैसे हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो निकालने के बाद ये क्या हो जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या तो 11 ही रहती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटकर 10 हो जाती है, यानी प्लस चार्ज वाले का मान 1 बढ़ गया। तो ये सोडियम जो हो गया वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया
तो इस चीज को हम लोग आयन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 17, ठीक है, इसका की परमाणु संख्या 17 है। तो इसमें ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं। इसमें प्रोटॉनों की संख्या 17 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 17। जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो ये हो जाता है आपका Cl-। क्यों ऐसा होता है? तो प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पर 17 ही रहती है, 17 ही, जबकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 से बढ़कर 18 हो जाती है। तो यहाँ पर ऋण आवेश हो जाता है, इसको एनायन का। हमने कहा कि पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है वो प्लाज्मा स्टेट होता है। इस अवस्था में पदार्थ आयन के रूप में, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा स्टेट में पदार्थ किस अवस्था में रहता है? आयन के अवस्था। और पदार्थ की पांचवी अवस्था की भी चर्चा चल रही है, इसको कहते हैं बोस आइंस्टीन कण, ठीक है, बोस आइंस्टीन कण। इसी को गॉड पार्टिकल कहा गया। आप जानिएगा कि ऐसा माना जाता है कि इस पृथ्वी के निर्माण के लिए जो कण जिम्मेदार था वो यही कण था। इसके बारे में अभी रिसर्च चल ही रहा है। तो पदार्थ की पांचवी अवस्था हो गई बोस आइंस्टीन कण। हमने कहा कि पदार्थ की सामान्यतः 3 अवस्था होती है। ठोस, जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। दूसरे को कहते हैं लिक्विड, जिसको द्रव्य कहते हैं, जिसका आयतन तो निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है। तीसरी अवस्था जो गैस, उसमें आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। चौथी अवस्था प्लाज्मा, जिसमें पदार्थ आयन के रूप में होता है। और पांचवी अवस्था क्या हो गई? बोस आइंस्टीन कण, ठीक है। अब क्या होगा? सॉलिड के अणु एक दूसरे के क्या होंगे? काफी नजदीक होंगे। इनके बीच लगने वाला अंतर आणविक बल क्या होगा? सबसे अधिक होगा। लिक्विड के अणु सॉलिड की तुलना में थोड़े दूर दूर होते हैं, इसलिए इनमें लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड की तुलना में कम लगता है। अंतर आणविक बल का मान सॉलिड ठोस की तुलना में कम होता है। और गैस की बात करें तो इसके अणु तो काफी दूर दूर होते हैं। इनके बीच आप आगे चल के पढ़िएगा एक बल कार्य करता है, इसको कहते हैं वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका जो अंतर आणविक बल होता है वो सबसे कम, ठीक है। अब हम पदार्थ को कई भागों में बांटते हैं। पहले को हम लोग कहते हैं संरचना के आधार पर पदार्थ को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहले को कहते हैं तत्व, जिसको आप एलिमेंट कहते हैं। दूसरे को कहते हैं यौगिक, जिसको आप कंपाउंड कहते हैं। और तीसरे को हम लोग कहते हैं मिश्रण, ठीक है, मिश्रण। संरचना के आधार पर हम पदार्थ को 3 भागों में बांटते हैं। तत्व क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। परमाणु क्या किसको कहेंगे? तो आप जानिएगा कि परमाणु की एक परिभाषा है, पुरानी परिभाषा अगर हम कहें तो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण या किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसको फर्दर विभाजित नहीं किया जाता। आगे चल के हम लोग इसकी जो संशोधित परिभाषा, अभी जो मान्य परिभाषा है उसके बारे में जानेंगे। फिलहाल आप तत्व में जानिए कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को हम लोग तत्व कहते हैं। जैसे ये सोडियम, सोडियम एक एलिमेंट है। बहुत सारे 124-25 तत्वों के बारे में अभी सामान्य जानकारी है। नए तत्वों का खोज निरंतर जारी है। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, इन सबको तत्व कहते हैं। अब ये सोडियम है तो ये सोडियम परमाणु से मिलकर ही बना, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं, ठीक है। अगला चीज होता है इसको कंपाउंड कहते हैं। जैसे आप कहते हैं वाटर, ठीक, वाटर क्या है? कंपाउंड है। आप कहते हैं नमक, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, एक कंपाउंड है। आप कहते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है? एक यौगिक। अब कंपाउंड क्या होता है, यौगिक क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्व को एक फिक्स्ड रेशियो में, एक निश्चित अनुपात में आप मिलाएं तो इसको हम लोग यौगिक कहते हैं। अब देखिए ये है हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन वाटर में। इसमें हाइड्रोजन कितना? 2, ऑक्सीजन क्या? 1। तो ये एक फिक्स रेशियो।
ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन एक और ऑक्सीजन एक रखेंगे तो वाटर का फॉर्मेशन। यौगिक में एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में रहते, एक निश्चित अनुपात में रहते। तो दो या दो से अधिक तत्वों को यदि एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाए, एक निश्चित अनुपात और निश्चित अवस्था में मिलाते, एक कंडीशन होता कंपाउंड फॉर्मेशन की, तो हम लोग यौगिक का, यौगिक में एलिमेंट एक फिक्स्ड रेशियो में एक निश्चित अनुपात में रहते। जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, नमक जिसको कहते हैं, इसमें सोडियम भी एक है, क्लोरीन भी एक है, तो इसका अनुपात फिक्स है 1:1, तो इसलिए ये क्या हो गया, कंपाउंड। H2SO4 की बात करते हैं तो हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितना, 2 है, सल्फर कितना, 1, ऑक्सीजन कितना, 4। क्योंकि यह अनुपात निश्चित है तो ये क्या हो गया, कंपाउंड, यौगिक। मिश्रण की बात करें तो दो या दो से अधिक पदार्थों को आप किसी भी अनुपात में मिला, जैसे हम शरबत बनाना चाहते तो आप 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 100 ग्राम चीनी मिला तो पर भी मिश्रण कहलाएगा। और हम 1 लीटर पानी में 200 ग्राम चीनी डाल दें तो पर भी वो मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं 1 लीटर दूध है, उसमें आधा लीटर पानी, ठीक है, मिश्रण है, या 1 लीटर दूध 1 लीटर पानी बन मिला तो पर भी मिश्रण होगा। तो मिश्रण में अनुपात निश्चित नहीं होता। आपसे पूछा जाए कि तत्व क्या है, तो दो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को एलिमेंट यानी तत्व कहते हैं। यौगिक क्या होता है, एक, दो या दो से अधिक तत्वों को यदि एक फिक्स्ड रेशियो में निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो मिश्रण का निर्माण। तो इसी प्रकार से हम लोग जानेंगे। अब देखिए आगे अगर हम बात करें तो पदार्थ को हम लोग दो भागों में और बांटते हैं, एक को कहते हैं मेटल, दूसरे को कहते हैं नॉन मेटल। एक होता है धातु और दूसरे को कहते हैं हम लोग अधातु। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे जो मिश्रण होता है उसको भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक को कहते हैं समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर, और एक को कहते हैं विसमांगी मिश्रण, जिसको आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट कि मिश्रण को पृथक करने की जो विधियां हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि रंग के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग करते हैं, तो आप कहते हैं एक विधि होती है जिसको क्रोमेटोग्राफी यानी वर्ण लेखन कहते हैं। इस विधि द्वारा हम लोग रंग के मिश्रण को अलग करते हैं। एक विधि होती है जिसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन मेथड, जिसको ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। आप जानिएगा एक घटना होती है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन क्या होता है, तो सामान्यतः किसी सॉलिड सब्सटेंस को आप ऊर्जा दीजिएगा, उष्मा दीजिएगा, तो सॉलिड से किस में बदलेगा, लिक्विड में। लिक्विड को और गर्म करेंगे तो वो गैसियस स्टेट में जाएगा। लेकिन एक सब्लिमेशन में क्या होता है कि सॉलिड सब्सटेंस को रखें, अगर उसको हीट मिला तो वो सीधा किस में बदल जाएगा, लिक्विड में। फिर अगर लिक्विड को हीट देंगे, हीट सप्लाई करेंगे तो वो सीधा किस स्टेट में चला जाएगा, गैसियस स्टेट में चला जाएगा, है ना। तो ऐसा सामान्य स्थिति में होता है। लेकिन सब्लिमेशन में सॉलिड से सीधा गैस, ठीक है, गैस से सीधा सॉलिड में आ जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आयोडीन के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग करते हैं, तो आप जो विधि कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो पेट्रोलियम पदार्थ हम लोग धरती के नीचे से निकालते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ, तो उसमें विभिन्न घटक होते हैं। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, पैराफिन, मोम हो गया, उसी में जो है वो केरोसिन हो गया, बहुत सारा पदार्थ होता है। तो उसको किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, तो आप उस विधि को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिल्यूशन प्रोसेस, जिसको आप कहते हैं प्रभाजी आसवन विधि। तो हम उसको प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा अलग करते हैं। फिर आप अल्कोहल बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो किस विधि द्वारा करते हैं, उसको कहते हैं वेपर डिस्टिल्यूशन मेथड, ठीक है, जिसको आसवन विधि कहते हैं। आसवन विधि में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक शुगर सिरप, हम ना क्या हुआ ना कि हमने मिठाई बनवाया। सामान्यतः देखिएगा कि गांव में किसी आयोजन पर लोग मिठाई बनवाते, फिर क्या होता है,
मिठाई तो खत्म हो गया, उसका रस बच गया, रस बच गया। तो अब क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो रस है इसमें जो चीनी घुला हुआ है उसको निकाल लेते हैं। फिर क्या करते हैं, उस शुगर सिरप के मिश्रण को गर्म करते तो पानी भाप बन के बाहर निकल जाता और उसमें जो है वो चीनी बच जाता। इस विधि से हमने मिश्रण को अलग कर लिया, शुगर सिरप के मिश्रण को अलग कर लिया। तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं आसवन विधि। ठीक है, आसवन विधि। फिर आप देखिएगा कि जो वाइन का फॉर्मेशन करते हैं, शराब का, कुछ पदार्थों को लेते हैं, पहले उसका फर्मेंटेशन करते हैं, किण्वन का। अब जानिएगा फर्मेंटेशन क्या विधि होती है। जैसे ब्रेड निर्माण करते हैं ना, उसमें फर्मेंटेशन है। डोसा बनाते हैं, उसमें फर्मेंटेशन। ये जो विषय है वो काफी इंटरेस्टिंग है। आप जानिएगा कि हमारे आसपास होने वाली जो घटनाएं, हमारे दैनिक जीवन की घटना, आप जो साबुन लगाते हैं उसका निर्माण किस प्रकार होता है, जो डिटर्जेंट उपयोग करते हैं उसका निर्माण कैसे होता है, हम जो मेडिसिन उपयोग करते हैं, आप कहते हैं कुछ दवाएं होती है वो एंटीपायरेटिक, कुछ जो दवाएं होती है एंटीपायरेटिक मतलब बुखार की दवा, कुछ होता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है, प्रतिजैविक जिसको कहते हैं ना। पेनिसिलिन आप जानते होइएगा कि सबसे पहला एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है, एनाजेसिक एक दवा होती है जो दर्द की दवा होती है। इन चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे एक एक करके, कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। इससे संबंधित आप किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक एक करके रेगुलर इस सीरीज को हम लोग जारी